कई पीढ़ियों के बाद माहेश्वरी खानदान में एक बेटी ने जन्म लिया था। कृष्णा और वंदना दोनों दो बेटे के माता पिता पहले से ही थे और अब लक्ष्मी के रूप में बेटी पैदा हुई तो वे फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि कृष्णा और वंदना की बहुत इच्छा थी कि वे भी कन्यादान करें, क्योंकि पिछले कई पीढ़ियों से उनका परिवार इस सुख से वंचित था। आज दो बेटों के जन्म के लगभग 7-8 सालों बाद फिर से उनके आंगन में किलकारियां गूंजी थी, और वह भी बिटिया की। बिटिया का नाम आराध्या रखा गया। आराध्या की बोली एवं व्यवहार में इतना मिठास एवं अपनापन घुला हुआ था कि वह घर के सभी सदस्यों को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। सभी उसे हाथों हाथ उठाए रखते। यदि घर में कभी उसके दोनों बड़े भाई झूठ मूठ ही सही उसे आँख भी दिखा दे या सताए तो फिर पूछो मत। उसके दादा दादी और खासकर उसके प्यारे पापा रण क्षेत्र में आराध्या के साथ तुरंत खड़े हो जाते। दोनों भाई उसकी चोटी खींचकर उसे प्यार से चिढ़ाते कि जब से तू आई है हमें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस प्रकार एक नवजात पक्षी अपने घोंसले में निडरता से चहचहाते रहता है, उसे यह तनिक भी भय नहीं होता कि उसके कलरव को सुनकर कोई दृष्ट शिकारी पक्षी उन्हें अपना शिकार बना लेगा। वह अपने माता पिता के सुरक्षित संसार में एक डाली से दूसरी डाली पर निश्चिंत होकर उड़ता और फुदकता रहता है। आराध्या भी इसी तरह अपने नन्हे पंख फैलाए पूरे घर में ही नहीं, अड़ोस पड़ोस में भी तितली की तरह अपनी स्नेहिल मुस्कान बिखेरती उड़ती रहती थी। सबको सम्मान देना और हर एक ज़रूरतमंद की मदद करना उसका स्वभाव था। समय के पंखों पर सवार आराध्या धीरे धीरे किशोरावस्था के शिखर पर पहुंच गई, लेकिन उसका स्वभाव अभी भी वैसा ही था, बिल्कुल निश्चल, सहज और सरल। किसी अनजान से भी वह इतने प्यार से मिलती कि कुछ ही क्षणों में वह उनके दिलों में उतर जाती। भोली भाली आराध्या को किसी भी व्यक्ति में कोई बुराई नहीं दिखाई देती थी। पूरे मोहल्ले में गुड गर्ल के नाम से मशहूर सब लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे और अपनी बेटियों को भी उसी की तरह गुड गर्ल बनाना चाहते थे। हालांकि आराध्या की माँ वंदना जी काफ़ी प्रगतिशील महिला थी, लेकिन थी तो वे भी अन्य माँओं की तरह एक आम माँ ही, जिनका हृदय अपने बच्चों के लिए सदा धड़कता रहता था। उन्हें पता था कि लड़कियों के लिए घर की चार दीवारी के बाहर की दुनिया घर के सुरक्षित वातावरण की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है। बड़ी हो रही आराध्या के लिए वह अक्सर चिंतित हो उठती कि उसे भी इस निर्मम समाज, जिसमें स्त्री को दोयम दर्जे की नागरिकता प्राप्त है, बेईमानी और भेदभाव के मूल्यों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन मौका निकालकर बड़ी होती आराध्या को बड़े प्यार से समझाते हुए बोली, बेटा, यह समाज लड़की को सिर्फ गुड गर्ल के रूप में ज़रूर देखना चाहता है, लेकिन अक्सर मौका मिलने पर उन्हें गुड गर्ल में सिर्फ केवल एक लड़की ही दिखाई देती है, जो अनुचित को अनुचित जानते हुए भी उसका विरोध ना करे और खुश रहने का मुखौटा ओढ़े रहे। यह समाज हम स्त्रियों से ऐसी ही अपेक्षा रखता है। आराध्या बोलती, ओह, इतने सारे अनरियलिस्टिक फ्यूचर्स। तब वंदना जी फिर समझाती, हाँ, पर एक बात और, आज का समय पहले की तरह घर में बंद रहने का भी नहीं है। तुम्हें भी घर के बाहर अनेक जगह जाना पड़ेगा, लेकिन अपने आँख कान सदैव खुले रखना। आराध्या आश्चर्य से बोली, मगर क्यों बेटा? यह समाज लड़कियों को देवी की तरह पूजता तो है, पर मौका पाने पर हाड़ मांस की इन जीती जागती देवियों की भावनाओं और इच्छाओं अथवा अनिच्छाओं को कुचलने से तनिक भी गुरेज नहीं करता। समाज के इस निर्मम चेहरे से अनजान आराध्या ने वंदना जी से पूछा, माँ, लेकिन ऐसा क्यों? मैं भी तो भैया जैसी ही हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ, फिर मैं अलग कैसे हुई? बेटा, पुरुष के विपरीत स्त्री को एक ही जीवन चक्र में कई जीवन जीना पड़ता है।
पहले माँ बाप की नीड़ रूपी घर में पूर्णतया लाड प्यार और सुरक्षित जीवन, और दूसरा घर के बाहर भेदती हुई हजारों नजरों वाले समाज के पावरफुल स्कैनर से गुजरने की चुभती हुई पीड़ा से रोज ही दो चार होते हुए सीता की तरह अग्नि परीक्षा देने को विवश वंदना जी अपनी बेटी को गले लगाते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, इस दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ। बेटा, एक बात और, विवाह के बाद अक्सर यह स्कैनर एक नया स्वरूप धारण कर लेता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग ही होती है। लेकिन हम लड़कियों ही एक साथ इतने जीवन क्यों जिए माँ? बेटा, निश्चित तौर पर यह गलत है और हमें इसका पुरजोर विरोध जरूर करना चाहिए। लेकिन स्त्री के प्रति यह समाज कभी भी सहज या सामान्य नहीं रहा है। या तो हमें रहस्य अथवा अविश्वास से देखा जाता है या श्रद्धा से, लेकिन प्रेम से कभी नहीं, क्योंकि हम स्त्रियों की जेंडर प्रॉपर्टी समाज को हमेशा से भयाक्रांत करती रही है। सभी को अपने लिए एक शीलवती, सच्चरित्र और समर्पित पत्नी चाहिए, जो हर कीमत पर पतिपरायण बनी रहे। लेकिन दूसरे की पत्नी में अधिकांश लोगों को एक इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु ही दिखाई पड़ती है। लेकिन माँ, यह तो ठीक बात नहीं है। ऐसा क्यों? बेटा, हम स्त्रियों के मामले में पुरुष हमेशा से इस गुमान में जीता आया है कि यदि कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ जरा सा भी हंस बोल ले तो कुछ ना होते हुए भी वह इसे उसके प्रेम और शारीरिक समर्पण की सहमति मान लेता है। तो क्या मैं किसी के साथ हंस बोल भी नहीं सकती? नहीं बेटा, मेरे कहने का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो तुम्हें सिर्फ आगाह करना चाहती हूँ कि समाज के ठेकेदारों ने हमारे चारों ओर नियम कानूनों का एक अजीब सा जाल फैला रखा है, जिसमें काजल का गहरा लेप लगा हुआ है। लेकिन हमें भी अपने आप को कभी कमज़ोर या कमतर नहीं आंकना चाहिए, जबकि उन्हें यह एहसास करा देना चाहिए कि हम न केवल इस जाल को काट फेंकने का सामर्थ्य रखते हैं, बल्कि हमारे इर्द गिर्द फैलाए गए इसी काजल को अपने व्यक्तित्व की खूबसूरती का माध्यम बना उसे आँखों में सजा लेना जानते हैं, ताकि हम सिर उठाकर खुले आकाश में उड़ सके और अपनी खुली आँखों से अपने सपनों को पूरा होते देख सके। माँ, यह हुई ना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वाली बात? अपनी फूल सी बिटिया को सीने से लगाती हुई वंदना जी बोली, बेटा, मैं तुम्हें कतई डरा नहीं रही थी, बस समाज की सोच से तुम्हें परिचित करा रही थी, ताकि तुम परिस्थितियों का मुकाबला कर सको। तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। तुम्हारे मम्मी पापा सदैव तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेंगे। समय अपनी गति से पंख लगाकर उड़ता रहा और देखते देखते एक दिन छोटी सी आराध्या विवाह योग्य हो गई। संजोग से कृष्णा और वंदना जी को उसके लिए एक सुयोग्य वर ढूंढने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। एक पारिवारिक शादी समारोह में भावेश का परिवार भी आया हुआ था। आराध्या की निश्चल हंसी और मासूम व्यवहार पर मोहित होकर भावेश उसे वहीं अपना दिल दे बैठा। शादी की रस्मों के दौरान जब कभी आराध्या और भावेश की नज़रें आपस में एक दूसरे से मिलती तो आराध्या भावेश को अपनी ओर एकटक देखता हुआ पाती। उसकी आंखों में उसे एक अबोले पर पवित्र प्रस्ताव की झलक दिखाई पड़ रही थी। उसने भी मन ही मन भावेश को अपने दिल में जगह दे दिया। भावेश की माँ को छोड़कर और किसी को इस रिश्ते पर कोई आपत्ति नहीं थी। दरअसल भावेश की माँ शांता जी अपने दूर के रिश्ते की एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, जो कनाडा में रह रही थी और पैसे से काफ़ी संपन्न परिवार की थी। दूसरे, उन्हें आराध्या का सबके साथ इतना खुलकर बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन बेटे के प्यार के आगे उन्हें झुकना ही पड़ा और कुछ ही समय के अंदर आराध्या और भावेश विवाह के बंधन से बंध गए। सरल एवं बाल सुलभ व्यवहार वाली आराध्या ससुराल में भी सबके साथ खूब जी खोलकर बातें करती, हंसती और सबको हंसाती रहती।
पति भावेश बहुत अच्छा इंसान थे। उसने आराध्या को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह मायके में नहीं ससुराल में है। उसने आराध्या को अपने ढंग से अपनी जिंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी। भावेश की माँ शांता जी कभी आराध्या को टोकती तो वह उन्हें बड़े प्यार से समझाता, माँ तुम अपने बहू पर भरोसा रखो, वह इस घर का मान सम्मान कभी कम नहीं होने देगी। वह एक परफेक्ट गुड गर्ल ही नहीं, एक परफेक्ट बहू भी है। लेकिन कुछ ही दिनों में आराध्या को यह एहसास हो गया कि उसके ससुराल में दो लोगों का ही सिक्का चलता है, पहला उसकी सास और दूसरा उसके नंदोई नीरज का। आराध्या ने जब नीरज को अपना चंडी रूप दिखाया तो वह देखकर हैरान रह गया। फिर सभी के सामने उसका खुलासा कर दिया आराध्या ने। दरअसल उसके नंदोई नीरज काफ़ी अमीर थे। जब आराध्या के ससुर का बिजनेस खराब चल रहा था तो नीरज ने रुपये पैसे से उनकी काफ़ी मदद की थी। इसलिए नीरज का घर में दबदबा था और उसकी सास तो अपने दामाद को ज़रूरत से ज़्यादा सिर आंखों पर बैठाए रखती थी। नीरज का ससुराल में अक्सर आना होता रहता था। अपनी निश्चल प्रकृति के कारण आराध्या नीरज के घर आने पर उसका यथोचित स्वागत सत्कार करती। जीजा सलहज का रिश्ता होने के कारण उनसे खूब बातचीत भी करती। लेकिन धीरे धीरे आराध्या ने महसूस किया कि नीरज ज़रूरत से ज़्यादा उसके नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है। उसके सहज निश्चल व्यवहार को वह कुछ और ही समझ रहा है। पहले तो उसने संकेतों से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी बदतमीजियां मर्यादा की देहरी पर पार करने लगी तो उसने एक दिन भावेश को हिम्मत करके सब कुछ बता दिया। भावेश यह सुनकर आपे से बाहर हो गया। वह नीरज को उसी समय फ़ोन पर ही खरी खोटी सुनाने वाला था, लेकिन आराध्या ने उसे उस समय रोक दिया। वह बोली, भावेश यह उचित समय नहीं है, अभी हमारे पास अपनी बात को सही साबित करने का कोई प्रमाण भी नहीं है। माँ जी इसे एक सिरे से नकार कर मुझे ही झूठा बना देगी। तुम्हें मुझ पर विश्वास है, यही मेरे लिए बहुत है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। भावेश गुस्से में मुठ्ठियाँ खींचकर तकिए पर अपना गुस्सा निकालते हुए बोला, मैं जीजा जी को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें सबक सिखा कर रहूँगा। कुछ दिनों बाद नीरज फिर उसके घर आया और उस रात वहीं रुक गया। संजोग से भावेश को उसी दिन बिजनेस के काम से शहर से बाहर जाना पड़ गया। नीरज के घर में मौजूद होने की वजह से उसे आराध्या को छोड़कर बाहर जाना कतई अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन बिजनेस की मजबूरियों की वजह से उसे जाना ही पड़ा। पर जाते जाते वह आराध्या से बोला, तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी परेशानी वाली बात हो तो मुझे तुरंत बताना। आप निश्चिंत रहिए, आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। रात को डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। आराध्या भी अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर चली गई। भावेश के बिना खाली बिस्तर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। खासकर रात में उससे अलग रहना उसे बहुत खलता था। जब भावेश सोते समय उसकी बालों में उंगलियां फिराता तो उसकी दिन भर की सारी थकान छूमंतर हो जाती। उसकी यादों में खोई खोई कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसे दरवाजे पर खटखट की आवाज़ सुनाई पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर जब खटखट की आवाज़ कई बार उसके कानों में पड़ी तो उसे थोड़ा डर लगने लगा कि इतनी रात को उसके कमरे का दरवाज़ा कौन खटखटा सकता है, कहीं नीरज तो नहीं। फिर यह सोचकर कि हो सकता है कि माँ बाबूजी में किसी की तबीयत खराब हो गई होगी, उसने दरवाज़ा खोल दिया तो देखा सामने नीरज खड़ा मुस्कुरा रहा है। अरे जीजा जी, आप इतनी रात को इस वक्त यहाँ, क्या बात है आराध्या? मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कुदरत तन स्त्री सुलभ गुणों के कारण नीरज का हाव भाव उसके दिल को कुछ गलत होने की चेतावनी दे रहा था। उसकी बातें उसे इस आधी रात के अंधेरे में एक अज्ञात भय का बोध भी करा रही थी।
लेकिन तभी उसे अपनी माँ की दी हुई वह सीख याद आ गई कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि पूरी ताकत से कठिन परिस्थितियों का पुरजोर मुकाबला करते हुए हौसले को कम नहीं होने देना चाहिए। उसने हिम्मत करके नीरज से पूछा, बताइए क्या बात है? आराध्या, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू। यह आप क्या अनाप शनाप बके जा रहे हैं? अपने कमरे में जाइए। आराध्या, आज चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा। इतना कहते हुए वह आराध्या का हाथ पकड़कर उसे बेडरूम में अंदर ले जाने लगा कि आराध्या ने एक जोरदार थप्पड़ नीरज के मुंह पर मारा और चिल्ला पड़ी, मिस्टर नीरज, आई एम ए गुड गर्ल बट नॉट ए म्यूट एंड डम्ब गर्ल। शर्म नहीं आती आपको ऐसी हरकत करते हुए? आराध्या के इस चंडी रूप की कल्पना नीरज ने सपने में भी नहीं किया था। वह यह देखकर सहम उठा, पर स्थिति को संभालने की गरज से वह ढिढ़ाई से बोला, बिल्कुल आराध्या, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जीजा जी, लड़कियां कोई मजाक की चीज़ नहीं होती है कि अपना टाइम पास करने के लिए उनसे मन बहला लिया। आपके लिए बेशक यह एक मजाक होगा, पर मेरे लिए यह इतनी छोटी बात नहीं है। मैं अभी माँ पापा को बुलाती हूँ। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसने अपने सास ससुर को आवाज़ लगाई, माँ पापा इधर आइए। रात में उसकी पुकार पूरे घर में गूंज पड़ी। उसकी चीख सुनकर उसके सास ससुर फौरन वहां आ गए। गहरी रात के समय अपने कमरे के दरवाजे पर डरी सहमी अपनी बहू आराध्या और वहीं पास में नजरें चुराते अपने दामाद नीरज को देखकर वे दोनों भौंचक्के रह गए। कुछ अनहोनी घटने की बात तो उन दोनों को समझ में आ रही थी, लेकिन वास्तव में क्या हुआ यह अभी भी पहेली बनी हुई थी। तभी नीरज बेशर्मी से बोला, माँ, आराध्या ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। नहीं माँ, यह झूठ है। मैं तो अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक कुंडी खड़कने पर दरवाज़ा खोला तो जीजाजी सामने खड़े थे और मुझे बेडरूम में जबरन अंदर ले जा रहे थे। नहीं माँ, यह झूठी है। इसने ही अभी वह अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था कि अक्सर खामोश रहने वाले आराध्या के ससुर परवीन जी की आवाज़ गूंज उठी, नीरज, अब खामोश हो जाओ। तुमने क्या हम लोगों को मूर्ख समझ रखा है? माना हम तुम्हारे एहसानों के नीचे दबे हैं, लेकिन तुम्हारी नस नस से वाकिफ़ है। तुमने आज जैसी हरकत की है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरी बहू पर बुरी नज़र डाली और अब उल्टा उसी पर लांछन लगा रहे हो। इतना कहकर आराध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी पुलिस को बुलाकर इसको जेल भिजवाता हूँ। अपने पिता सामान ससुर का स्नेहिल स्पर्श पाकर आराध्या उनसे लिपट कर रो पड़ी, जैसे उसके अपने बाबूजी उसे फिर से मिल गए हों। फिर थोड़ा संयत होकर बोली, पापा, आपका आशीर्वाद और विश्वास मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए। जीजाजी को सुधरने का एक मौका हमें देना चाहिए। और फिर दीदी और बच्चों के बारे में सोचिए, इनके जेल जाने पर उन्हें कितना बुरा लगेगा। भावेश के पिता परवीन जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम आराध्या कुछ सोच समझकर ही रखा होगा। ये तुम जैसी बेटियां ही हैं जो अपना मान सम्मान कायम रखते हुए भी परिवार को सदा जोड़े रखती है। जब तक तुम्हारी जैसी बहु बेटियां हमारे समाज में हैं, हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। फिर अपनी पत्नी से बोले, शांता, देखिए, ऐसी होती है हमारे देश की गुड गर्ल, जो ना अपना सम्मान खोए, ना घर की बातें को दोहरी से बाहर जाने दे। शांता जी के अंदर भी आज पहली बार आराध्या के लिए कुछ गौरव महसूस हो रहा था। पति से मुखातिब होते हुए दामाद नीरज के विरुद्ध वे पहली बार बोली, आप ठीक कहते हैं, घर की इज्जत
बहू बेटियों से ही होती है। पता नहीं एक स्त्री होने के बावजूद मेरी आंखों यह सब क्यों नहीं देख पाई। फिर आराध्या से बोली, बेटा मुझे माफ़ कर देना। नीरज, तुम अब यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा पाई पाई चुका दूंगा, पर अपने घर की इज्जत पर कभी हल्की सी भी आँच नहीं आने दूंगा। आराध्या हमारी बहू ही नहीं, हमारी बेटी भी है, और सबसे बढ़कर इस घर का सम्मान है। प्रवीण जी बोल पड़े। सास ससुर का स्नेही आशीर्वाद पाकर आज आराध्या को उसका ससुराल उसे सचमुच अपना घर लग रहा था, बिल्कुल अपना, जिसके द्वार पर एक सुहानी भोर मीठी दस्तक दे रही थी। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।